हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल मैनेजमेंट नाम के चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने मुलाई नाम के पर्सन की स्टोरी देखी थी, है ना। सो आज हम देखने वाले अपने चैप्टर का नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के अंदर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन ऑन लिविंग थिंग्स। एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। ओके, सबसे पहला, मोस्ट सेवियर इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल्स में बी ऑब्जर्व्ड इन द वेरियस रीजन्स ग्लोबली, विजिबल डिक्लाइन इन द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर होता है। जो स्पीसीज ऑलरेडी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है, वो अभी भी ये इनकी नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो कम हो रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के अंदर जो डिक्लाइन आया है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ह्यूमन एक्टिविटीज आर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जो चीजें कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन, बड़े बड़े हॉस्पिटलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, ओके, सो इन सभी चीजों की वजह से यहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, उसके साथ साथ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स का रहने की जो जगह है वो डिस्टर्ब हो रही है। उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ लॉस ऑफ स्पेसिफिक एनिमल स्पेसीज कंपेयर टू अर्लियर जनरेशन, है ना। स्पेसिफिक एनिमल स्पेसीज का लॉस हो रहा है, या तो वो एक्सटिंक्ट हो रही है या तो उनके नंबर ऑफ स्पेसीज एक्सट्रीमली डिक्लाइन हो रहा है, राइट। सो देन क्या है बेटा? बायोडाइवर्सिटी डिफाइन रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, involves varieties of organisms, ecosystems and genetic variation within a species। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि हमारे अराउंड नेचर के अंदर वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स होने चाहिए, वो भी इकोसिस्टम के अंदर अच्छे तरीके से सर्वाइव करने चाहिए। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या क्या होती है ना। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सो लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर सबसे पहली आती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या आती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विद इन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीसीज, है ना। सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, राइट। सो उसके बाद ईच इंडिविजुअल एग्जिबिट्स यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स, है ना। हर इंडिविजुअल एनिमल्स को एक यूनिक जेनेटिक ट्रेट रहता है, जेनेटिक कोड रहता है, जीनोम सीक्वेंसिंग जिसको हम बोलते हैं, राइट। उसके बाद डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन लीड टू रिस्क ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर अगर डिक्रीज होता है ना, तो उस पॉइंट पे फिर उस स्पीसीज का एक्सटिंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी उनके अंदर जितनी बनी रहेगी उतने ज्यादा वो अर्थ के ऊपर एनवायरमेंट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे, राइट। बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर एडेप्टेशन भी आता है। ओके, जितना एडेप्टेशन है उस हिसाब से उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अगर वैसा नहीं होता है तो वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्शन के कगार पर पहुंच जाती है। अगर ये बात समझ में क्लियर है? देन क्या है अपने पास? स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या कहती है बेटा? प्रेजेंस ऑफ इन्यूमरेबल स्पीसीज इन नेचर। देखो, नेचर के अंदर इन्यूमरेबल, अनगिनत स्पीसीज मौजूद है, राइट। उसके साथ साथ एनकम्पासेस वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। इसके अंदर अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रोब्स है, और उसके साथ साथ बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या कहती है बेटा? फॉर्मेशन थ्रू इंटरैक्शंस बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के अंदर क्या होना चाहिए कि इंटरकनेक्शन चाहिए, इंटरैक्शन चाहिए एंड इंटरकनेक्शन चाहिए। किसके बीच में चाहिए बेटा? बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल चेंजेस।
मतलब धरती के ऊपर जितने प्लांट्स हैं, जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं और जो एनिमल्स उसके ऊपर रह रहे हैं और उनके रहने की जो जगह है उसके बीच में इंटरैक्शन होना जरूरी है। ओके, देन ईच इकोसिस्टम हैज कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स। देखो हर इकोसिस्टम के अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या रहते हैं बेटा, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स रहते हैं। ओके, आ गई बात समझ में। देन उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं, देयर आर टू टाइप्स। सबसे पहला जो है वो नेचुरल एंड दूसरा जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, है ना। नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। हाँ, अब क्या है बेटा, सैक्रेड ग्रोव, है ना। सैक्रेड ग्रोव नाम का वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताता हूं, ठीक है। सो अ फॉरेस्ट कंजर्व इन द नेम ऑफ डेटी और कंसिडर सैक्रेड। देखो ऐसा फॉरेस्ट जो कि एक रिलीजियस एस्पेक्ट्स के थ्रू कंजर्व किया गया है ना। देन दीज आर द सेंचुरीज कंजर्व बाय द कम्युनिटीज rather than the government forest departments। ये इस तरीके के जंगल है, इस तरीके की सेंचुरीज है जिसको उस पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले कम्युनिटीज के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है, राइट। सो इसी को ही हम सैक्रेड ग्रोव बोलते हैं, है ना। और उसके अंदर स्पेसिफिकली रिलीजियस एस्पेक्ट से उसको हॉली प्लेस बोल के कंजर्व किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है बेटा, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ठीक है, देखो सोसाइटी, है ना, सोसाइटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन कंजर्विंग सैक्रेड ग्रोव्स, है ना। उस आसपास के रहने वाले जो लोग हैं, वो जो सोसाइटी है उसके आसपास रहने वाली, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सैक्रेड ग्रोव्स को कंजर्व करने के लिए, क्योंकि उसको कंजर्वेशन के लिए कोई भी गवर्नमेंट बॉडी वहां पर काम नहीं करती। सो द कंजर्वेशन इज ड्रिवन बाय रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स ऑफरिंग स्पेशल प्रोटेक्शन। देखो वो लोगों की ऐसी बिलीफ सिस्टम है कि उस पर्टिकुलर सेंचुरीज को, जंगल्स को एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, स्पिरिचुअल बिलीफ्स के अंदर एक स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है ना, गॉड के द्वारा। ओके, वो ऐसी उनकी मान्यता है। सो गॉड सेंट्रिक कंजर्वेशन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, गॉड सेंट्रिक कंजर्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड सेंट्रिक कंजर्वेशन। ये क्या होता है, कंजर्वेशन इन द नेम ऑफ डेटी प्रोवाइड्स अ यूनिक एंड सैक्रेड डायमेंशन, जो यूनिक एंड सैक्रेड डायमेंशन प्रोवाइड करता है एंड स्पेशल सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद ग्रोज एड्स टू देयर प्रोटेक्शन, है ना। जो उनकी मान्यता है, उनकी जो धारणा है कि उस हिसाब से उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलता है उस फॉरेस्ट को, उस सेंचुरीज को। ओके, और उस हिसाब से वो कंजर्व रहती है। ओके, ऐसे अलग अलग जगह में महाराष्ट्र के अंदर भी ये सैक्रेड ग्रोव्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सोसाइटल एनवायरनमेंट। सोसाइटल एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले करता है बेटा सैक्रेड ग्रोव्स के अंदर, देखो कम्युनिटीज एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ सैक्रेड ग्रोव्स। वो जो कम्युनिटी है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, किसके लिए, उस सैक्रेड ग्रोव को प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज उनके लिए वो एक होलिस्टिक जगह है ना। सो लोकल एंगेजमेंट इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग दिस नेचुरल सेंचुरीज, है ना। ये जो नेचुरल सेंचुरीज है इसको मेंटेन करने के लिए लोकल लोगों का पार्टिसिपेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है ना। तो ऐसे ही मतलब सैक्रेड ग्रोव की तरह ही अगर हम हर सेंचुरी को प्रोटेक्ट करते चलेंगे तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होने में मदद होगी। ओके, सो widespread presence, sacred groves are not limited to the western ghats but exist throughout in India। देखो सैक्रेड ग्रोव्स सिर्फ वेस्टर्न घाट्स पे लोकेटेड नहीं है, पूरे इंडिया के अंदर हमें ऐसे सैक्रेड ग्रोव्स देखने को मिलते हैं। ओके, सो दे रिप्रेजेंट क्लस्टर्स ऑफ थिक फॉरेस्ट कंजर्व्ड फॉर स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजिकल रीजंस, है ना। वो एक थिक फॉरेस्ट जो है रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जो कि स्पिरिचुअल एंड इकोलॉजिकल रीजंस की वजह से कंजर्व है। ओके, देन क्या है बेटा, सिग्निफिकेंट नंबर्स। इसका मतलब क्या है, ओवर
13,000 sacred groves have been reported across India. ऐसे sacred groves लगभग इंडिया के अंदर 13,000 है. Okay, it is a big amount. This highlights the widespread prevalence of this traditional conservation practice. ये 13,000 नंबर जो है हमें क्या बताता है कि ये कंजर्वेशन की जो प्रैक्टिस है ना, वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस ऑफ दिस ट्रेडिशनल कंजर्वेशन प्रैक्टिस है ना, ट्रेडिशनल लोगों के द्वारा, उस कम्युनिटी के द्वारा, उस समाज के द्वारा किए जाने वाले प्रिजर्वेशन की एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस हमें ये शो करता है ना. मेरे ख्याल से ऐसा सभी कम्युनिटीज को या फिर हम सब लोगों को मिलके ये करने की जरूरत है, तब जाके थोड़ा बहुत बेनिफिट हम एनवायरमेंट को पहुंचा सकते हैं. ओके, अंडरस्टूड, गॉट माय पॉइंट. देन देखो अब यहां पर है कि हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व. बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं. ओके, प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, ऑर्गेनिजम्स की रेयर स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना है. उसके साथ रेयर मतलब जो आपको मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर में, इस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, ज्यादा से ज्यादा नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज का इस्टेब्लिशमेंट करना है, तब जाके बायोडाइवर्सिटी क्या हो पाएगी, कंजर्व हो पाएगी. देन डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स है ना, कुछ रीजन्स को बायो रिजर्व्स डिक्लेयर करना चाहिए. बायो रिजर्व्स डिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि ना तो वहां पे किसी तरीके की माइनिंग हो सकती है, ना तो वहां पे रोड्स बन सकते हैं, ना तो वहां पे कोई किसी तरीके का पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और ना तो वहां पर लोग रहने के लिए आ सकते हैं. ओके, सो प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज है ना, स्पेशल स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए कुछ प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स हम गवर्नमेंट ला सकते हैं है ना. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंडक्टेड द प्रोजेक्ट ऑफ चीता है ना, तो वो चीता का कमबैक किया गया इंडिया के अंदर. नामीबिया से चीतास को यहाँ पर लाया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 3 से 4 चीतास जो है वो अभी तक मर चुके हैं. ओके, सो ये जो प्रोजेक्ट होते हैं, ये बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ये प्रोजेक्ट्स जो मतलब वापस एक्सटिंक्ट हुए गए स्पीसीज को वापस लाने के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इसके अंदर ज्यादातर असफलता ही मिलती है. बिकॉज वो जो चीताज है वो एशियाटिक चीता नहीं है, दैट इज अफ्रीकन चीता, राइट. सो उसका हैबिटेट यहाँ पे आके डिफरेंट हो गया, तो बहुत सारे रीजंस की वजह से वो जो प्रोजेक्ट है वो सफल नहीं हो पाता. लेकिन उम्मीद है कि एज पर द गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन वो सफल होगा और ज्यादा से ज्यादा चीतास की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर बढ़ेगी. ओके, सो देन कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स है ना, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स को कंजर्व करना चाहिए. ऑब्जर्विंग द रूल्स को ऑब्जर्व करके फॉलो भी करना चाहिए. सो मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज का भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए. ओके, ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आपको बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में मदद हो सकती है. आगे बात समझ में क्लियर है. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. देखो यहां पर कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वॉलंटरी है ना, स्वयंसेवी जिसको हम बोलते हैं है ना. वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन से है? सबसे पहला बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है ना, ये वर्किंग फॉर एनवायरमेंट है, स्पेसिफिकली एनवायरमेंट के कंसर्न्स के रिलेटेड ये काम करते हैं. ओके, तो इसके अंदर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो कि मुंबई में सिचुएटेड है. उसके बाद सीपीआर एनवायरमेंट ग्रुप जिसका लोकेशन है न्यू चेन्नई. ओके, देन गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल दिल्ली, उसके साथ साथ चिपको सेंटर टेहरी गारहल, देन सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन अहमदाबाद. ठीक है, उसके साथ साथ केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, उसके बाद इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन जो कि पुणे में सिचुएटेड है, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर जो कि फिर से अहमदाबाद में सिचुएटेड है. ओके, ये कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेसिफिकली एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं. उसके साथ साथ हम कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को भी देखेंगे है ना. इंटरनेशनल लेवल पे कौन से एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरमेंट के रिलेटेड काम करते हैं. उसके अंदर सबसे पहला इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IUCN बोलते हैं है ना, जो कि ग्लैंड वीडी में वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड है, स्विट्जरलैंड. ओके, सो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC
जो कि जिनेवा में सिचुएटेड है। उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, वो भी जिनेवा में सिचुएटेड है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। उसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जो कि न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। उसके साथ साथ बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, जो कि कैम्ब्रिज में सिचुएटेड है। उसके साथ साथ ग्रीन क्लाइमेट फंड, जो कि सोनगो एस कोरिया में है। ओके, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, राइट। सो ग्रीन पीस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन engaged in the environmental activities. More than 25 lakh people from 26 different countries are members of this organization. देखो, ग्रीन पीस जो है वो लार्जेस्ट एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एंगेज रहता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर। लगभग 25 लाख पीपल इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, जो कि 26 अलग अलग कंट्रीज से आते हैं। Okay, so this is very bigger organization to work on the environmental concerns, right? So moving to the next slide. हाँ, देखो अब environment के अंदर आपका रोल क्या है, इसलिए यहां पर लिखा है my role and environment. एनवायरमेंट के अंदर आपका रोल क्या है, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं कम कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए, राइट। आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल राइट नाउ। ओके, माय रोल इन एनवायरमेंट, सबसे पहला क्लॉकवाइज जाएंगे हम। क्या है? कंट्रोल, है ना। कंट्रोल क्या है? प्रिवेंटिंग द हार्म, है ना। जितना हो सके अपने से उतना नेचर को, एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाना कम करना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज को स्टॉप करना चाहिए। मतलब पहले तो हार्मफुल एक्टिविटीज करनी ही नहीं है, जो हो रही है उसको भी रोकने की कोशिश करनी है। एंड चेंजिंग द माइंडसेट, है ना। माइंडसेट चेंज होना जरूरी है। किसी लोगों को अभी तक भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो वो माइंडसेट डेवलप होना जरूरी है। उसके साथ साथ क्या है? प्रोडक्शन, है ना। रिवाइवल ऑफ हार्म फैक्टर्स ऑफ एनवायरमेंट, अटेम्प्टिंग इनोवेशन, है ना। देखो, जिस फैक्टर को, एनवायरमेंट के जिस फैक्टर को हार्म पहुंचा है, जैसे कि पेपर बनाने के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लकड़ी को तोड़ा जाता है, पेड़ों को तोड़ा जाता है, लकड़ी बनाई जाती है। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? नए ट्रीज का प्लांटेशन कर सकते हो और वो जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने की कोशिश कर सकते हो। देन इनोवेशन अटेम्प्ट करके भी कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। इनोवेशन की मदद से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। एयर फिल्टर्स अभी आ चुके हैं मार्केट में, है ना। प्लांट्स को जल्दी ग्रो करने के लिए भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आ चुके हैं, राइट। सो उसके बाद क्या है, क्या जरूरी है बेटा? अवेयरनेस होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? अवेयरनेस, ठीक है। अवेयरनेस के लिए सबसे पहले आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर गाइडेंस, उसके बाद इमिटेशन, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, है ना। ये 5-6 फैक्टर्स अगर है तो डेफिनेटली अवेयरनेस हो पाएगा। देन प्रिवेंशन क्या क्या है? प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, जो हो सकते हैं उसको रोकना। देन डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, है ना। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए नए प्लान्स को डिजाइन करना। देन फैक्टर्स हार्मफुल टू एनवायरमेंट, कौन से फैक्टर एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है उसको आइडेंटिफाई करके वही के वही खत्म कर देना, राइट। देन क्या है बेटा? प्रिजर्वेशन। क्या है? प्रिजर्वेशन। सो प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज बीन लेफ्ट ओवर, है ना। जो भी बचा है उसको प्रिजर्व करना है। मतलब जितना लॉस हो चुका है वो तो हो चुका है ना। उसको चाहे आप पास्ट में तो नहीं जा सकते चीजों को फिर से ठीक करने के लिए, लेकिन जो बचा हुआ है उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है जतन। ओके, सो रेमेडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, है ना। इसके लिए कुछ रेमेडीज सोच के फर्दर लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिजर्विंग अननोन रीजन्स, है ना। जो रीजन्स हमें पता नहीं है उसको भी प्रिजर्व करना जरूरी है, राइट। सो लास्ट वन इज व्हाट बेटा? कंजर्वेशन। लास्ट वन क्या है? कंजर्वेशन, ठीक है। कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेस, जो है उसको कंजर्व करके रखना है। आ गई बात समझ में? इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज योर रोल इन द एनवायरमेंट, है ना, तो ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट सभी चीजें आपको आंसर में लिखनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्या लिखा है बेटा? हॉटस्पॉट्स ऑफ
बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट्स कौन से हैं? ओवरव्यू ऑफ सेंसिटिव बायोडाइवर्सिटी स्पॉट्स। सबसे पहले ओरिजिनली कवर्ड 15.7% ऑफ अर्थ टोटल एरिया, है ना, लगभग 15.7% ऑफ द टोटल एरिया कवर्ड है। करंटली ओनली 2.3% ऑफ द अर्थ एरिया रिमेन्स एज अ सेंसिटिव स्पॉट्स। उसके अंदर सिर्फ 2.3% एरिया जो है वो सेंसिटिव स्पॉट से बचा हुआ है। ठीक है, ग्लोबल डिस्ट्रक्शन क्या क्या हुआ बेटा? 86% ऑफ द ओरिजिनली आइडेंटिफाइड सेंसिटिव एरियाज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। लगभग सेंसिटिव एरियाज में से लगभग 86% एरिया हमने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है, राइट? दैट इज वेरी कंसर्निंग थिंग। ओके, सो हाईलाइट द अर्जेंट नीड फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। देन प्लांट स्पीसीज डाइवर्सिटी, इसके अंदर भी देखो, डेटा देखो, 1,50,000 प्लांट स्पीसीज आइडेंटिफाइड इन दी स्पॉट्स, है ना। इसके अंदर लगभग 1,50,000, लगभग 1.5 लाख स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया, कॉन्स्टिट्यूटिंग 50% ऑफ द ग्लोबल काउंट, है ना। इसके अंदर 50%, मतलब ग्लोबली जितने स्पीसीज अवेलेबल है उसके अंदर 50% स्पीसीज है। देन आउट ऑफ द टोटल ग्लोबल प्लांट स्पीसीज 50,000 आर एंडेमिक टू दीज एरियाज, है ना। देखो, टोटल ग्लोबल स्पीसीज में से लगभग 50,000 जो है ये खत्म होने के कगार पर है। ओके, दैट इज वेरी कंसर्निंग। एंड इंडियाज बायोडाइवर्सिटी क्या कहती है? ईस्टर्न रीजन जंगल्स हाउस 85 आउट ऑफ 135 एनिमल स्पीसीज। वेस्टर्न घाट्स होस्ट 1,500 एंडेमिक प्लांट स्पीसीज, है ना। इंडिया के अंदर भी वेस्टर्न घाट्स में लगभग 1500 प्लांट स्पीसीज जो है वो खत्म होने के कगार पर है। आ गई बात समझ में? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंडेंजर्ड स्टेटस। एंडेंजर्ड स्टेटस क्या क्या है? देखो, emphasizes the critical state of biodiversity in this area, urgent measures required for the conservation and restoration, है ना। इसकी अर्जेंसी देखते हुए अर्जेंट मेजर्स लेने जरूरी है, किसके लिए? फॉर द कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ओके, सो सिग्निफिकेंस ऑफ हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स का सिग्निफिकेंस क्या क्या है? देखो, सबसे पहला पॉइंट, हॉटस्पॉट्स आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिजर्विंग यूनिक स्पीसीज। देखो, ऐसे हॉटस्पॉट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये क्रूशियल है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस लिए प्ले करते हैं बेटा? फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रिजर्विंग यूनिक स्पीसीज। यूनिक स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए एंड इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये जो हॉटस्पॉट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जिसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो क्योंकि जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है वो उस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है, सबसे ज्यादा उनके नंबर्स मौजूद है। प्रोटेक्टिंग दिस एरियाज इज इसेंशियल फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। पूरे दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो इन एरियाज को प्रोटेक्ट करना मतलब हर कंट्री के हिसाब से हर एक देखो, हर एक देश ने सोचना चाहिए कि हमारे कंट्री में जितने भी हॉटस्पॉट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होने में उसका मदद मिल सके। देन कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या करना है हमें? देखो, एडवोकेट फॉर इंक्रीज कंजर्वेशन एफर्ट्स ग्लोबली, है ना। कंजर्वेशन एफर्ट्स ग्लोबली इंक्रीज करनी है। प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, है ना। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करना है और उसका इंपॉर्टेंस लोगों को समझाना है। ओके, देन इनकरेज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस टू मिटिगेट फर्दर डिस्ट्रक्शन, है ना। अब आने वाले फ्यूचर में जो डिस्ट्रक्शन हम करने वाले हैं उसको कम किया जा सकता है या फिर रोका जा सकता है, किस हिसाब से? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करके, है ना। मोर इको फ्रेंडली, मोर इकोलॉजिकल, मोर इफिशिएंट तरीके से हम चीजों को बना सकते हैं और तब जाके ये फर्दर डिस्ट्रक्शन को हम अवॉइड कर पाएंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, इंडिया के अंदर इंडेंजर हेरिटेज प्लेसेस है कुछ। क्या है? इंडेंजर हेरिटेज प्लेसेस लगभग 3 से 4 प्लेसेस है जिसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स है, वो कम होते जा रहे हैं। ओके, सो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो वेस्टर्न घाट्स है। क्या है बेटा? वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स कहां पे है? देखो,
स्प्रेड अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। लगभग 5 स्टेट में ये स्प्रेड हो चुके हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु एंड केरला। थ्रेटन बाय द माइनिंग इंडस्ट्री एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन। अब इनको खतरा किस वजह से है इस पर्टिकुलर रीजन को? देखो, सबसे ज्यादा तो माइनिंग इंडस्ट्री की वजह से है। जितने अमाउंट ऑफ कोल हम जमीन से निकाल रहे हैं, दैट इज वेरी डेंजरस। उसके साथ साथ गैस एक्सप्लोरेशन, नेचुरल गैस को भी जमीन से निकाला जाता है, उसकी वजह से भी इनको खतरा है, राइट। नाउ इंडेंजर हैबिटेट्स ऑफ एशियाटिक लायंस एंड वाइल्ड बिसन, है ना। एशियाटिक लायन इस तरीके का होता है, ये वाइल्ड बिसन है। इनके हैबिटेट्स डिस्ट्रक्ट हो रहा है ना, इनको रहने के लिए जगह नहीं है, और जो जगह है वहां पे भी पर्याप्त मात्रा में खाना मौजूद नहीं है। आ गई बात समझ में? ये कुछ सिनेरियो है इंडिया के वेस्टर्न घाट्स का। उसके बाद दूसरा, मानस सेंचुरी जो कि आसाम में सिचुएटेड है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं क्या है। अंडर थ्रेट ड्यू टू डैम्स एंड इनडिस्क्रिमिनेट वाटर यूज, ये भी थ्रेट में है। यहां पर जो स्पीसीज है ये भी थ्रेट में है। क्यों है? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा डैम्स कंस्ट्रक्ट किया गया और उसके बाद में इनडिस्क्रिमिनेट वाटर, है ना, पानी का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, राइट। सो इंडेंजर्ड पॉपुलेशंस ऑफ टाइगर्स एंड रिनोस, है ना। यहाँ पर टाइगर्स की पॉपुलेशन, मानस सेंचुरी आसाम के अंदर सिचुएटेड है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो रही है एंड रिनोस जो है उनकी पॉपुलेशन भी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। देन लास्ट थर्ड वन, सुंदरबन सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कहां पे सिचुएटेड है? वेस्ट बंगाल। ओके, रिजर्व फॉर टाइगर्स फेसिंग सीरियस चैलेंजेस, है ना। देखो, बंगाली टाइगर बहुत फेमस है ना, लेकिन फिर भी ये जो सुंदरबन सेंचुरी है जो कि स्पेशली टाइगर्स के लिए रिजर्व की गई है, लेकिन वहां पे भी टाइगर्स सीरियस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, जैसे कि थ्रेट्स इंक्लूडेड, यहां पर भी डैम्स की वजह से उनको खतरा है। उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, एक्सेसिव फिशिंग, है ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे फिशिंग की जाती है। उसके साथ साथ ट्रेंच डिगिंग, है ना, जमीन के अंदर डिगिंग बहुत ज्यादा है। इसके इंपैक्ट क्या हो रहा है बेटा? टाइगर पॉपुलेशन एंड लोकल एनवायरमेंट एट रिस्क, है ना। उसके आस पड़ोस का जो एनवायरमेंट है वो भी रिस्क पे है और टाइगर की पॉपुलेशन भी दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? कम हो रही है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके, काफी आसान एंड थेरोटिकल चैप्टर है, ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है ना, इंपॉर्टेंस समझाता है। ऐसे चैप्टर को ध्यान से देखना चाहिए और आपके दिमाग में फिट करना चाहिए, नॉट फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटिंग द आंसर्स इन द एग्जाम, है ना, लेकिन ये आपके पर्सनल लाइफ में इस चैप्टर को आपको उतारना चाहिए। आ गई बात समझ में? देखो, इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है, सबसे पहला refers to the organism whose numbers have significantly declined or whose habitats have drastically shrunk, है ना। देखो, ऊपर हेडलाइन एक बार पढ़ लो, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीसीज है। थ्रेटन स्पीसीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं 3-4 कैटेगरीज में, जिसके अंदर पहली कैटेगरी है इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या कैटेगरी है बेटा? इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज को हम क्या बोल सकते हैं? रेफर्स टू द ऑर्गेनिजम्स whose numbers have significantly declined or whose habitats have drastically shrunk, है ना। ऐसे endangered species मतलब ऐसे organisms उनके numbers जो है वो significantly बहुत ज्यादा decline हो चुके हैं और उनके habitat जो है वो भी shrunk हो चुके हैं, है ना, habitat destruction हुआ है उनका, right। Then face the risk of extinction in the near future without effective conservation measures। देखो, ऐसे एनिमल्स जो है नियर फ्यूचर में आने वाले 40-50 साल में एक्सटिंक्शन के कगार पर जा सकते हैं या फिर एक्सटिंक्ट भी हो सकते हैं, राइट। एक्सटिंक्ट मतलब विलुप्त हो जाना, है ना। सो इसके लिए इफेक्टिव एनवायरमेंटल कंजर्वेशन मेजर्स को लेना जरूरी है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है बेटा? सबसे पहला जो है लायन टेल्ड मंकी, है ना। लायन टेल्ड मंकी कुछ इस तरीके का दिखता है वो, यू कैन सी द इमेज ऑफ दिस मंकी। ओके, नेटिव टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया, कहां का रहने वाला है ये? वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया का। ओके, रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स डिस्टिंक्टिव लायन लाइक टेल, है ना।
उसका चेहरा, टेल वगैरह सब लायन जैसी है, इस वजह से इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। थ्रेटन बाय हैबिटेट लॉस ड्यू डिफॉरेस्टेशन, है ना, डिफॉरेस्टेशन की वजह से इसका हैबिटेट लॉस हुआ है और इस वजह से ये थ्रेटन में है। ओके, सो लेजर फ्लोरिकॉन ये एक तरीके का बर्ड है जिसका इमेज आप यहां पर देख सकते हो, ये भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। अ बर्ड स्पीसीज फाउंड इन ग्रासलैंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ग्रासलैंड्स में ये हमें देखने को मिलती है, घास के जो इलाके हैं। फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड चेंजेस इन लैंड यूज, ये क्या पॉपुलेशन डिक्लाइन का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं और हैबिटेट भी इनका डिस्ट्रक्ट हो चुका है, बिकॉज वो जो लैंड के ऊपर रहते थे उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज, राइट। सो नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, रेयर स्पीसीज, है ना, दूसरी कैटेगरी है। सबसे पहले हमने क्या देखा, इंडेंजर स्पीसीज, अब दूसरी कैटेगरी क्या है, रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज मतलब और भी ज्यादा रिस्क वाले स्पीसीज है ये, है ना, इंडेंजर से भी ज्यादा रिस्क वाले। क्या है लिखा हुआ, देखो, रेफर्स टू ऑर्गेनिजम्स विथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल व्हेन एंडेमिक फेसिंग अ हायर रिस्क ऑफ रैपिड एक्सटिंक्शन। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, क्यों, बिकॉज ये हाई रिस्क जोन में आता है जिसके अंदर अगर इनका पॉपुलेशन ऐसा ही डिक्रीज होता रहा तो ये रैपिडली एक्सटिंक्ट हो जाएंगे आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में, है ना। पहले हम 50 साल की बात कर रहे थे इंडेंजर स्पीसीज के कंडीशन में, अब रेयर स्पीसीज के कंडीशन में वो टाइम पीरियड और भी कम हो चुका है, राइट। सो इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा, रेड पांडा, है ना, कुछ इस तरीके का दिखता है, यू कैन सी इन द इमेज। ओके, रेड पांडा जो है वो नेटिव टू द ईस्टर्न हिमालयस एंड साउथ वेस्टर्न चाइना, है ना, ईस्टर्न हिमालयस के अंदर रहता है और साउथ वेस्टर्न चाइना का जो इलाका है वहां पर वो रहने वाला है। ओके, सो रिकॉग्नाइजेबल बाय इट्स डिस्टिंक्टिव रेड फ्लर एंड कैट लाइक अपीयरेंस, है ना, एक तो एक कैट जैसा दिखता है और उसके फर्स जो है वो रेड कलर के है, राइट। जनरली पांडा ब्लैक एंड व्हाइट में रहता है, ये रेड कलर का है, राइट। सो थ्रेटन बाय हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये किस वजह से थ्रेटन में है, बिकॉज इसका हैबिटेट लॉस हो चुका है ना, इसके रहने की जगह लॉस हो चुकी है, पोचिंग एंड क्लाइमेट चेंज, है ना, जलवायु परिवर्तन जिसको हम कहते हैं, है ना। सो मस्क डियर भी जिसका इमेज आप देख सकते हो, जिसको हम कस्तूरी मृग बोलते हैं, है ना, मराठी में उसको बोलते हैं कस्तूरी मृग, वो भी एक्सटिंक्ट होने के कगार पर है। फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन्स ऑफ एशिया, एशिया के माउंटेनियस रीजन्स में हमें ये देखने को मिलता है। देन नोन फॉर मस्क ग्लैंड्स यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड परफ्यूम्स, है ना, इसको एक मस्क ग्लैंड रहती है ना, जिसको हम कस्तूरी बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर एंड परफ्यूम्स के अंदर फ्रेग्रेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट। फेसिंग पॉपुलेशन डिक्लाइन ड्यू टू पोचिंग फॉर इट्स मस्क एंड हैबिटेट लॉस, है ना, इसकी शिकार की जाती है बहुत ज्यादा मात्रा में, बिकॉज उसके जो मस्क है उससे मेडिसिन एंड परफ्यूम्स को बनाया जाता है ना, पोचिंग की वजह से, उसके साथ साथ उसके हैबिटेट लॉस की वजह से इसकी पॉपुलेशन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रही है, राइट। और आने वाले 20 साल में, 50 साल में, ये 20-15 साल में ये एक्सटिंक्ट हो सकता है। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड कैटेगरी, दैट इज वल्नरेबल स्पीसीज, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वल्नरेबल स्पीसीज। और आपको सामने इमेज भी दिख रही है ना, टाइगर और लायन, है ना, ये वल्नरेबल स्पीसीज के कैटेगरी में आते हैं। अब वल्नरेबल मतलब इंडेंजर, उसके बाद में रेयर, और रेयर से भी जिसकी ज्यादा रिस्क है एक्सटिंक्ट होने की वो है वल्नरेबल स्पीसीज। सो डिनोट्स ऑर्गेनिजम्स विथ एन एक्सट्रीमली लो पॉपुलेशन। सबसे पहला तो वल्नरेबल स्पीसीज की पॉपुलेशन पूरे दुनिया में बहुत कम है ना, बहुत ज्यादा कम है। ओके, एंड देयर नंबर्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन, और वो जो कम होने का जो रेट है उसी हिसाब से वो फास्ट कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे हैं, राइट। सो to continuous decrease in their numbers raises significant concerns about their survival,
है ना। देखो कंटिन्यूसली उनका नंबर्स डिक्रीज हो रहा है, तो सिग्निफिकेंट कंसर्न हमें देखने को मिलता है उनके सर्वाइवल के लिए। सबसे पहले तो इनका ब्रीडिंग जो रेट है, रिप्रोडक्शन जो रेट है वो थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स, एंड रिप्रोडक्शन के बाद भी इनका सर्वाइवल रेट भी काफी कम है। ओके अब ये क्यों हो रहा है, इसके लिए अगेन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ये है। ओके सो एग्जांपल्स ऑफ वल्नरेबल स्पीशीज, इसके अंदर सबसे पहला क्या है बेटा, टाइगर, है ना। सो आइकॉनिक बिग कैट स्पीसीज फाउंड इन वेरियस हैबिटेट्स अक्रॉस एशिया। एशिया के अंदर अलग अलग जगह पे हमें ये बिग कैट स्पीसीज देखने को मिलती है। फेसिंग थ्रेट्स सच एज हैबिटेट लॉस, पोचिंग एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना। हैबिटेट लॉस, सबसे पहले तो रहने की जगह खराब हो चुकी है, उसके साथ साथ इसकी पोचिंग होती है, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी ये एनिमल्स जो है वो थ्रेटन में है। ओके कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें लेने पड़ेंगे, इंक्लूडिंग प्रोटेक्टेड रिजर्व्स, है ना, आर क्रूशियल फॉर देयर सर्वाइवल। जो भी प्रोटेक्टेड रिजर्व्स है, जैसे कि वेस्ट बंगाल का हमने देखा है ना, सुंदरबन सेंचुरी, बंगाली टाइगर्स, है ना, तो वो इसी कैटेगरी में आते हैं वल्नरेबल स्पीसीज के अंदर, राइट। उसके बाद क्या है बेटा, लॉयन, है ना। सो मैजेस्टिक बिग कैट स्पीसीज, ये भी बिग कैट स्पीसीज के अंदर आती है। हिस्टोरिकली फाउंड इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, ये कहां पे मिलती है हमें, अफ्रीका एंड एशिया के अंदर ज्यादातर हमें लायंस देखने को मिलते हैं। ओके सो वल्नरेबल ड्यू टू हैबिटेट लॉस, है ना, इनका रहने की जगह डिस्ट्रक्ट हो गई। उसके बाद ह्यूमन एनक्रोचमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, इंसानों की वजह से ये दो एनिमल्स सबसे ज्यादा खतरे में है। ओके सो आने वाले पीढ़ी में 20-25 साल में हमें आने वाले जनरेशन को दिखाने के लिए एनिमल्स जिंदा रहने चाहिए, अदरवाइज हमें सिर्फ उनको फोटोज में, वीडियोज में दिखाना पड़ेगा, राइट। दैट इज वेरी डेंजरस एंड दिस टू एनिमल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोसिस्टम एंड इन द एनवायरमेंट। ओके ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो एनिमल्स है, एक टाइगर और दूसरा लायन। ओके सो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज सच एज वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड एंटी पोचिंग मेजर्स, है ना, उसके साथ साथ आर इसेंशियल फॉर देयर प्रिजर्वेशन, है ना। इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है ना। ऐसे एनिमल्स की कोई भी पोचिंग नहीं कर सकता। उसके साथ साथ जो कंजर्व एरिया है उसके अंदर भी किसी का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आ गई बात समझ में, क्लियर है। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी है हमारे पास, है ना, क्या है, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। क्या है, इनडिटर्मिनेट स्पीसीज। देखो रेफर्स टू ऑर्गेनिजम्स दैट अपीयर टू बी इन डेंजर बट ड्यू टू सर्टन बिहेवियरल हैबिट्स सच एज शाइनेस देयर इज अ लैक ऑफ डेफिनाइट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट देयर पॉपुलेशन स्टेटस। देखो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि हमें इन डेंजर लगते हैं बराबर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो उनके सर्टन बिहेवियरल एंड हैबिट्स की वजह से, जैसे कि वो बहुत शाय है ना, ज्यादा बाहर वो निकलते नहीं है, उसके साथ साथ उसी वजह से लैक ऑफ डेफिनेट एंड सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उनके पॉपुलेशन स्टेटस के बारे में। आ गई बात समझ में। सो एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट स्पीसीज जायंट स्क्विरल, जिसको हम शेखरू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में फेमस है, जिसको हम बोलते हैं शेखरू, है ना, जायंट स्क्विरल। आप इमेज यहां पे देख सकते हो। फाउंड इन स्पेसिफिक रीजन्स इंक्लूडिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया। नोन, ये किसके लिए फेमस है, नोन फॉर इट्स लार्ज साइज एंड डिस्टिंक्टिव कलरेशन। लार्ज साइज एंड डिस्टिंक्ट कलर है उसका, उस वजह से ये फेमस है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पॉपुलेशन स्टेटस ड्यू टू एल्यूसिव बिहेवियर एंड हैबिटेट प्रेफरेंसेस, है ना। इसके हैबिटेट प्रेफरेंस एंड उसके शाइनेस और बिहेवियर की वजह से यहां पर हमें इनकी पॉपुलेशन के बारे में एग्जैक्ट नंबर्स पता नहीं है। आ गई बात समझ, ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके जैसे और भी कई एनिमल्स हो सकते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है। ओके देखो स्पेशलिटी ऑफ द डे, क्या लिखा हुआ है, स्पेशलिटी ऑफ द डे क्या है, देखो 22 मई, है ना, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे सर्वे द प्लांट्स एंड
एनिमल्स इन योर एरिया मेंटेन अ रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। 22 मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे हम मनाते हैं और अलग अलग जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अभी मैंने आपको बताया वो इसके ऊपर काम करते हैं, किसके ऊपर, मेंटेन रिकॉर्ड अबाउट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में वो सर्वे करते हैं और उनके बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ये आपके लेवल पे आप भी कर सकते हो, राइट। आ गई बात समझ में। देन नेक्स्ट क्या है बेटा, डू यू नो में क्या है, देखो IUCN रेड लिस्ट, है ना। IUCN रेड लिस्ट एक तरीके का ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर मतलब एक ऐसी बुक है जिसके अंदर पिंक पेजेस जो है, पिंक पेजेस लिस्ट करंटली इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो पिंक पेजेस की लिस्ट है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आती है। उसके साथ साथ ग्रीन पेजेस कंटेन नेम्स ऑफ स्पीसीज प्रीवियसली इंडेंजर्ड बट नाउ कंसिडर सेफ। इसके अंदर जो ग्रीन पेजेस है ये प्रीवियसली इंडेंजर्ड थे लेकिन अभी जो है वो सेफ हो चुके हैं। आ गई बात समझ में। और इसके अंदर एक रेड लिस्ट भी होती है। रेड लिस्ट के अंदर जो है वो इंडेंजर मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके, एक्सटिंक्ट होने के कगार पर जो स्पीसीज है उनके बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। देन क्या है बेटा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको हम WWF कहते हैं, है ना, जो आप बचपन में देखते हो वो नहीं, है ना। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सो पब्लिश अ सर्वे इन 2008, इन्होंने एक 2008 में सर्वे पब्लिश किया था। अकॉर्डिंग टू इट about 30% of animal species have become extinct over the period of 35 years, है ना। 2008 में जो सर्वे पब्लिश किया गया WWF के द्वारा, उनका यह कहना है कि लगभग 30% स्पेसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है पिछले 35 साल में। अब वो 35 साल का टाइम पीरियड कौन सा है बेटा, 1975 से लेके 2005 के बीच में। ये बीच का जो 35 ईयर का समय है इसके अंदर 30% स्पीसीज को हमने एक्सटिंक्ट कर दिया, है ना, वो विलुप्त हो गए स्पीसीज। व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इफ दिस कंटिन्यूज एज इट इज, है ना। इट इज वेरी कंसर्निंग थिंग। अगर ऐसा ही चलता रहा, है ना, अगर 35 साल में 30% हो रहा है तो बचे कितने, फिर बचे कितने, ओके, लगभग 70% बचे हैं, है ना। अब 70% को अगर हम डिवाइड कर दे तो 30 + 30 और 10 साल, है ना, ठीक है। यानी कि आने वाले 60 साल के अंदर, है ना, आने वाले 60 से 70 साल के अंदर ये जो बची हुई स्पेसीज है जो कि हमें इंडेंजर कैटेगरी में आती है या फिर जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, रेयर स्पेसीज, सो ये जो है ये एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। दैट इज वेरी कंसर्निंग। ओके, अब ये सर्वे पब्लिश होकर भी अब लगभग 20 साल हो चुके हैं, है ना, लगभग 15-20 साल हो चुके हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। हियर इज द चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड्स। यहां पर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि सभी कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। दिस इज टोटली थेरेटिकल चैप्टर, लेकिन फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, यू मस्ट कीप दिस चैप्टर इन योर माइंड, not for the perspective of exam and writing answer. Okay, so thank you so much for watching the complete lecture. Don't forget to subscribe the channel. Don't forget to like the lecture if you understand the concepts, and do share this video with your friends, those who can get the benefit for their board examination. Thank you so much.